युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 142। रेहान बहुत रुक रुक के अपने शब्द बोल रहा था और उसकी बातें सुन नैना और जोर जोर से रोने लगी। वह जो इस वक्त सोफे पर बैठी थी वह तुरंत रोते हुए लेट गई, क्योंकि उसे इस वक्त बैठा भी नहीं जा रहा था। नैना उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वह लगातार रोए जा रही थी। वह सच में दर्द से तड़प रही थी, जो देख रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे ज़्यादा उसका रोना, क्योंकि दर्द तो उसने ही दिया है। रेहान उसे लाख मनाने की कोशिश करने लगा, पर नैना मानने की तो दूर की बात, वह नज़र उठाकर भी उसके तरफ नहीं देख रही। रेहान एकदम स्लो आवाज़ में कहा, नैना कुछ ही देर में डॉक्टर आने वाले हैं, तो प्लीज़ तुम पहले रोना बंद करो। देखो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब रेहान कुछ भी बोले नैना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इससे भी ज़्यादा तो वह रात को चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। पर रेहान एक बार भी उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वह अपनी पूरी कसर उस पर निकाल लिया। अब तो रेहान कुछ भी बोले, उस शब्द का क्या ही मतलब। नैना सोफे पर लेट गई थी और रेहान उससे बातें किए जा रहा था, पर नैना रोने के अलावा उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। रेहान अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक हाथ से उसके सिर को पकड़ा तो दूसरे हाथ से वह पकड़ उसे उठाकर बिठाया, तो देखा नैना की आंखें वापस लाल हो चुकी है और आंसुओं से उसकी आंखें गाल पूरा भीग चुका था। रेहान अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करने लगा और प्यार से समझाते हुए कहा, नैना प्लीज़ प्लीज़, मैं जानबूझकर ये सब तुम्हारे साथ नहीं किया हूँ, बल्कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे नहीं पता इतना निर्दयी मैं कैसे हो गया। ये सब उस अभय की वजह से हुआ है। उसने ही मुझे नशा करवाया। अगर वह मुझे जिद करके पीने के लिए नहीं लगाता तो आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब जाकर नैना उसकी आंखों में देखी तो रेहान भी उसे ही देखते हुए प्यार से कहा, प्लीज़ रोना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। रेहान बड़े प्यार से उसे समझा रहा था। अब जाकर नैना अपने आंसू बंद की। उतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया तो रेहान उठते हुए नैना से कहा, लगता है डॉक्टर आ गए। इतना बोलकर रेहान दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खोला तो सर्वेंट कदम था और उन्होंने रेहान से कहा, साहब नीचे डॉक्टर आए हुए हैं और मालिक पूछ रहे हैं क्या बात है, वह परेशान हो रहे हैं। रेहान को इतना तो समझ गया है कि डॉक्टर को देखकर उसके डैड परेशान हो गए हैं, जिसके चलते वह तुरंत बोला, जाकर डैड को कह दीजिए कि नैना को थोड़ा फीवर आ गया है, बाकी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, और डॉक्टर को लेकर ऊपर आइए। रेहान की बातें सुनकर सर्वेंट कदम नीचे आ गए तो रेहान तुरंत दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से क्लोसेट में गया। वह जल्दी से अपने कपड़े पहना, बल्कि आज वह हल्का कपड़ा ही पहना था। क्लोसेट में वह नैना के लिए भी कपड़ा देखने लगा, पर उसे समझ में नहीं आया तो वह तुरंत नैना के पास आया और कहा, नैना तुम क्या पहनोगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। नैना कुछ नहीं बोल रही तो रेहान फिर घुटने के बल नीचे बैठा और कहा, डॉक्टर आ रहे हैं तो तुम क्या बाथरूम में ही रहोगी। रेहान का इतना कहना कि नैना गुस्से भरी आवाज़ में बोली, मुझे दर्द हो रहा है, कैसे कपड़े पहनूं। उसका इस तरह से जवाब सुन रेहान तुरंत चुप हो गया और कोल्ड वॉइस में बोला, अच्छा सॉरी, ठीक है, तुम मत पहनो, मैं डॉक्टर को अंदर लेकर आता हूँ। इतना बोल रेहान उठा और दरवाजे के तरफ बढ़ा के उतने में वापस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ गया। रेहान तुरंत दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर सर्वेंट कदम और डॉक्टर दोनों खड़े थे। रेहान उन्हें अंदर आने के लिए कहा। डॉक्टर मेल थे, क्योंकि यह उनकी फैमिली डॉक्टर थे और यही नारायण जी के इलाज भी किया करते थे। जब भी उनकी तबीयत खराब होता तो वह तुरंत
आकर इलाज कर दिया करते। डॉक्टर अंदर आए तो रेहान ने उन्हें नैना के चेक करने के लिए बताया। नैना अभी भी सोफे पर ही बैठी थी तो डॉक्टर वहाँ उसके पास गए और पूछने लगे, क्या हुआ है मिसेस मेहता को? उनका इतना सवाल पूछना कि रेहान को बहुत अजीब लगने लगा। वहीं सेम रिएक्शन नैना का भी था। वह तो अपनी नज़रें उठाकर रेहान की तरफ देखने लगी, मानो वह क्या ही जवाब देगी। वहीं रेहान अपना गला साफ करते हुए बोलने की कोशिश करने लगा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। पहले तो 2 बार वह करने में ही लगा दिया, पर तीसरी बार वह क्लियर शब्दों में बोला, डॉक्टर, वह मैं नैना के साथ रात में उसके साथ फिज़िकल हुआ था, पर फिज़िकल होने के साथ साथ मैंने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हूँ, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जो हकीकत था, रेहान वह तुरंत बोल दिया, क्योंकि वह झूठ बोलकर नैना की तबीयत का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। डॉक्टर ने जो अपने साथ मेडिकल बॉक्स लाए थे उसमें उसे खोलकर उसमें से इंजेक्शन बाहर निकाला और उसे लगाने के लिए वह रेडी करने लगे। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा, हस्बैंड वाइफ को फिज़िकल होना आम बात है, पर लेडीज़ को सेक्स मशीन समझ के उसके साथ फिज़िकल होना यह गलत बात है, क्योंकि गलती से भी कोई उनके सेंसिटिव पार्ट्स डैमेज हो गए तो आपको आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आइंदा से आप दोनों कभी भी फिज़िकल होते हैं तो प्लीज़ प्यार से होइए, उस पल को एंजॉय कीजिए। उनका जवाब सुनकर रेहान तो उन्हें देखता ही रह गया। आइंदा वह कभी वापस फिज़िकल होंगे कि नहीं होंगे यह दोनों को नहीं पता, पर रात को जो फिज़िकल हुए वह सिर्फ एक गलती की वजह से हो गए थे, और रिज़ल्ट तो नैना खुद सामने थी कि रेहान ने उसका क्या हाल बना दिया है। डॉक्टर ने नैना को थोड़ा सा बाथरूम नीचे सरकाने के लिए कहा, वह उसके बाहें पर इंजेक्शन लगा सके। नैना ने बड़े अच्छे से संभाल के उसने शोल्डर से बाथरूम नीचे सरकाई तो उसकी नज़र भी नैना के कॉलर बोन पर गया, जहाँ पर अभी भी हल्के हल्के लाल कलर के निशान दिख रहे थे, बल्कि कुछ कुछ तो नीला भी पड़ गया था, जहाँ पर उसके दांत के निशान थे। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने के बाद एक मलहम लिख कर दिया और कहा कि यह लाकर उनके जख्मों पर लगाए, जिससे 2 दिन में जल्दी से रिकवर हो जाएंगी। रेहान ने उनके हाथ से प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और जाने से पहले डॉक्टर ने ये भी कहा, उन्हें खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दें, जूस, फ्रूट, हेल्दी चीज़ ज़्यादा खिलाएं, और हाँ, अगर आप दोनों को फिज़िकल होना है तो इस वीक प्लीज़ ना कीजिए, नेक्स्ट वीक से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर के मुंह से लास्ट लाइन एडवाइस सुनकर तो दोनों एक दूसरे को देख अपनी पलकें नीचे झुका लिए, क्योंकि जो डॉक्टर कह रहे थे ऐसा बिल्कुल भी उन दोनों के बीच में नहीं था। उन दोनों ने ना में सिर हिलाया और ना ही उनके सवालों का कोई जवाब दिया, बल्कि दोनों के दोनों चुप रहे। रेहान डॉक्टर को छोड़ने बाहर आया तो नैना वापस सोफे पर लेट गई, और वह डॉक्टर को नीचे लिविंग एरिया तक छोड़ने को आया तो नारायण जी वहीं व्हीलचेयर पर बैठे थे और अपने बेटे से पूछने लगे, रेहान बेटा, बहू को क्या हुआ है, सब ठीक तो है? जो सुनकर रेहान अपने डैड को जवाब दिया, डैड, नैना को फीवर आ गया है, बाकी कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने दवा दिया, वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर तो चले गए तो वहीं रेहान ने 2 मिनट खड़ा होकर अपने डैड से बातें कर रहा था और सर्वेंट कदम से कहा कि वह नैना के लिए फ्रेश फ्रूट और सूप 2 चीज़ें पहले रूम में लेकर आए। जो सुनकर कदम तुरंत किचन में गए और जल्दी जल्दी रेडी करने लगे। रेहान प्रिस्क्रिप्शन दूसरे सर्वेंट को देकर लाने के लिए कहा और जल्दी से अपने कमरे में आया। रेहान कमरे में आते ही देखा तो नैना आंखें बंद किए ही सोफे पर लेट गई है। रेहान उसके पास आया और बोला, नैना उठो, चाय पियोगी तुम या सूप? जो सुन नैना अपनी आंखें
तक नहीं खोली तो वहीं रेहान वापस उसकी बाहें पकड़ के उसे उठाया और एक बार फिर से प्यार से पूछा, चाय पियोगी या सूप? जो सुनकर नैना अब बोली, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे बस सोना है। रेहान प्यार से ही सही पर डांट लगाते हुए कहा, नैना कल से तुम खाना नहीं खाई हो, पता नहीं कल दोपहर में खाना खाई भी या नहीं। मैं तो नहीं जानता, पर रात से तुम अभी तक पानी तक नहीं पी हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा और डॉक्टर ने तुम्हें अभी इंजेक्शन लगाया है, तो तुम्हें खाना खाने की सख्त ज़रूरत है। नैना अब रो नहीं रही थी, पर वह रेहान से नज़रें मिलाकर भी नहीं देख रही थी, क्योंकि शर्म तो उससे भी आ रहा था। नैना बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें उठाकर रेहान के तरफ देखी और रोते हुए आवाज़ में बोली, मुझे अपने घर जाना है। रेहान उसके बगल में ही बैठा था और जैसे नैना ने कहा कि उसे अपने घर जाना है, यह सुन रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका तो चेहरा ही उतर गया। वहीं नैना के अब आंखों में आंसू आ गए था। वह अपनी नज़रें नीचे झुका ली। रेहान तो अच्छे से जानता था कि नैना क्यों अपने घर जाने के लिए कह रही है। वह तुरंत मना करते हुए कहा, नैना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला। रेहान के मुंह से ना सुनकर नैना रोने लगी और बोली, प्लीज़ थोड़े दिन के लिए मुझे वहाँ जाने दीजिए। रेहान समझ गया कि नैना अब यहाँ से जाने के लिए जिद करेगी, इसलिए वह तुरंत उसे अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहने लगा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और हाँ, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं। रेहान का उसे इस तरह गले लगाना नैना अब और रोने लगी, क्योंकि रेहान ने उसे सहारा जो दिया था। नैना की जगह कोई और होता तो वह भी दर्द में होता, तो उसे भी इसी तरह सहारे की सख्त ज़रूरत पड़ता। जैसे रेहान ने उसे अपने गले लगाया लिया तो नैना अब और भी फफक कर रोने लगी, और वहीं रेहान उसके पीठ को तो कभी उसके सर को सहलाने लगा और प्यार से उसे मना भी रहा था। थोड़ी देर तक नैना इसी तरह रोती रही। उसके बाद रेहान उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बस करो, अब इसके आगे तुम बिल्कुल भी नहीं रोना। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, मैं बहुत टेंशन में हूँ, और तुम बीमार पड़ोगी तो मैं पागल हो जाऊँगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नैना अब रो नहीं रही थी, बल्कि बीच बीच में सिसकियाँ ले रही थी। रेहान उसे अपने सीने में छुपाए हुए सोफे पर लेकर बैठा कि उतने में फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। तो रेहान नैना को खुद से दूर किया और जाकर दरवाज़ा खोला तो सर्वेंट कदम ने बहुत कुछ खाने के लिए लेकर आया था, जैसे सूप, कॉफ़ी और ताज़ा फ्रूट। वे सब रेहान को हाथ में दिया तो इतने में सर्वेंट कदम ने आगे कहा, साहब खाने में क्या बनाऊं? उसका ऐसा सवाल सुन रेहान बोला, आप जाइए, मैं नैना से पूछकर आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसका जवाब सुन सर्वेंट कदम वहाँ से चले गए तो रेहान अपने पैर से दरवाज़ा बंद कर दिया और नैना के पास आया। एक टेबल पर खाना रखा, हाथ में बाउल ले, साथ में वह चम्मच उठाया और नैना की तरफ बढ़ाया। वह नैना को दिया नहीं, बल्कि खुद उसे पिलाने के लिए चम्मच से सूप भरकर उसके मुंह के पास लगाया तो नैना मुंह खोल नहीं रही थी। तो रेहान रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नैना प्लीज़ लो, इससे तुम्हें ताकत आएगा। रेहान कम से कम 2-3 बार नैना से कहा, तब जाकर नैना मुंह खोली और रेहान उसे धीरे धीरे सूप पिलाने लगा। वह साथ ही साथ में अपना कॉफ़ी भी पी रहा था। अगर नैना सूप नहीं पीती तो वह भी कॉफ़ी नहीं पीता, पर उसे अच्छा तो लगा कि नैना उसके हाथ से सूप पी रही है। सूप पिलाने के बाद कुछ देर के बाद रेहान ने उसे फ्रूट खिलाया। अब जाकर नैना को ताकत मिला, जैसे उसका पेट भरा कि उसे अब नींद आने लगा, और उसे 5 मिनट नहीं लगा, वह सोफे पर ही लुढ़कने लगी। तो रेहान उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और नैना सिर्फ बाथरोब पहनी थी, बल्कि
अंदर उसने कुछ पहनी नहीं थी और जैसे रेहान ने उसे बेड पर सुलाया कि उसका बाथरोब बीच में इधर उधर हो गया, जो देख रेहान उसे ठीक किया। 20 मिनट के बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। रेहान जाकर दरवाज़ा खोला तो इस बार दूसरा सर्वेंट था और उसके हाथ में जो डॉक्टर ने दवा लिख कर दिया था वह लेकर आया और रेहान को दे दिया। रेहान उसके हाथ से दवा लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नैना अब गहरी नींद में सो गई थी और रेहान उसे अब उठाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे इंजेक्शन भी लगा था और वह अब खाना फ्रूट दोनों खाई थी, जिसके वजह से रेहान चाहता था कि वह आराम करे। रेहान जाकर उसके बगल में बैठ गया और नैना को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी, उसे भी ध्यान से देख रहा था और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नैना के बाथरोब का नोट खोल दिया। रेहान ने जो कुछ उसके साथ किया था वह सब नशे में और रात के समय में किया था, पर अब वह जो करने जा रहा था वह पूरे होश में करने जा रहा था। वह बाथरोब का बीच में से नोट खोलकर साइड किया और वह उसे इस तरह देखना भी नहीं चाहता था और जख्म देखकर उसकी नज़र वहीं रुक जाती। रेहान हाथ में मलहम लिया और जहाँ जहाँ जख्म थे वहाँ वहाँ पॉइंट पर दवाई लगाने लगा और धीरे धीरे वह नीचे बढ़ रहा था। आज नैना उसके सामने एकदम से नंगी थी। रेहान उसे दवाई तो लगा रहा था बल्कि वह सांस भी तेजी से ले रहा था, पर तुरंत उसके दिमाग ने उससे कहा, यह तेरी वाइफ है, तू उसके साथ फिजिकल हुआ है, तू कोई बाहर वाली लड़की के साथ नहीं हुआ है। अगर तू उसके साथ फिजिकल हो सकता है तो तुझे ये भी करना ही पड़ेगा। यह सब सोच रेहान खुद को हिम्मत लाया और नैना के ब्रेस्ट पर दवाई लगाने लगा, बल्कि धीरे धीरे वह नीचे तक आया और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी खुले आंखों से देखकर लगाया, क्योंकि यह जख्म उसने खुद ही उसे दिया था। बजाज मेंशन। राहुल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, वहीं काव्या वॉशरूम से बाहर निकली और बाहर आते ही राहुल को देखी कि वह रेडी हो रहा है तो उसके सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि रात में राहुल युग के साथ काफ़ी रात तक बातें किया, जिसके चलते उन दोनों की बातें नहीं हो पाया और काव्या जल्दी सो गई। पर उसे अब मोनिका के बारे में बताना ही था। काव्या अपने हाथ में लिए टॉवेल साइड में रखी और राहुल के सामने आकर खड़ी हो सीरियस होते हुए बोली, राहुल मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है। राहुल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी काव्या राहुल के हाथ को पकड़ अपने तरफ घुमाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, राहुल मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ ये कोई छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है, तो क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है? काव्या को इस तरह सीरियस होता देख राहुल उसके गालों को छूते हुए कहा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान दिख रही हो? रही बात टाइम का तो नहीं है मेरे पास, पर तुम्हें क्या बात करना है? मैं तुम्हारे लिए तो टाइम निकाल सकता हूँ, तुमसे बढ़कर थोड़ी ना काम है। राहुल बहुत समझदार था, उसकी यही अदा पर तो बजाज मेंशन के हर फैमिली उसे बहुत ही इज्जत सम्मान देते थे, क्योंकि युग भी उसे अपने दोस्त से ज़्यादा भाई का दर्जा देता था, क्योंकि उसे वह बचपन से जानता था कि राहुल बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है और उसकी बहन की शादी उससे हुआ तो सबसे ज़्यादा युग ही खुश था, क्योंकि उसकी बहन का हाथ किसी समझदार लड़के के हाथ में गया है। और उसकी राहुल से शादी होने के बाद सभी बेफिक्र रहने लगे थे, क्योंकि काव्या बहुत ज़्यादा नखरे वाली और नौटंकी है, पर राहुल उसे बहुत अच्छे से हैंडल करता था, क्योंकि उसे भी तो पता था कि काव्या कब नाराज़ होती है और कब खुश होती है। उसके सभी हरकतें वह बहुत अच्छे से जानता था और वैसे ही उसके साथ पेश आया करता था।
काव्या पहले अपने होठों को आपस में दबाई, फिर कुछ सोच बताने से पहले बोली, राहुल, जो मैं बात बताने जा रही हूँ शायद वह सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। राहुल तो अब परेशान होने लगा कि काव्या को हुआ क्या है, किसी ने उसे कुछ कहा क्या? आज पहली बार वह इस तरह ऐसी बातें कर रही है। राहुल काव्या का हाथ पकड़ सोफे के पास ले गया, उसे बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ उसके दोनों हाथों को पकड़ अब वह खुद भी सीरियस हो गया और कहा, तुम्हें जो बताना है तुम खुलकर मुझे बताओ, क्या बात है? मुझे मोनिका के बारे में तुम्हें बताना है। मोनिका का नाम सुन राहुल अपनी आंखें सिकुड़ा लिया और सीरियस होकर कहा, मोनिका के बारे में क्या बात करना है? क्या हुआ उसे? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? काव्या लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी सलाइवा को अंदर ही अंदर गटक गई और खुद को रेडी की। सबसे पहले सोफे से उठी और ड्रेसिंग टेबल के पास गई। उसने सबसे नीचे वाले ड्रावर में वह डिब्बी संभाल के रखी थी, वह लेकर राहुल के पास आई और उसके सामने वह डब्बी की। राहुल पहले काव्या के तरफ देखा, फिर वह डब्बी के तरफ, उसके बाद उसके हाथ से लेकर देखने लगा और अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये क्या है? मुझे क्यों दे रही हो? खोलकर देखो और बताओ यह क्या है, क्योंकि यह मुझे मोनिका के पास से मिला है। काव्या का इतना कहना कि राहुल का तो चेहरा ही अजीब सा बन गया और वह तुरंत उस डब्बी को खोलकर देखा, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा और वह नाक के पास लगाकर स्मेल लिया तो बहुत अजीब तरह से उसकी स्मेल था। उसे जरा सा डाउट हो गया कि यह क्या है, पर वह कंफर्म करने के लिए फिर से काव्या से पूछा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगी? ये सुन काव्या ने बोलना स्टार्ट की, यह मुझे कल मोनिका के पास से मिला और यह हानिकारक ड्रग्स है। इसके बारे में मुझे खुद मोनिका ने बताई। क्या? राहुल तो मोनिका का नाम सुनते ही राहुल सोफे से उठ खड़ा हुआ और रिपीट क्वेश्चन पूछते हुए कहा, इम्पॉसिबल, मोनिका ड्रग्स नहीं ले सकती, अगर लेती तो मुझे पता चल जाता, ज़रूर तुम्हें गलतफहमी हुआ है। काव्या समझ गई कि राहुल को बातें समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है। वह अपनी दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोली, राहुल, ये ड्रग्स तुम्हारी बहन मोनिका ने खुद नहीं लिया, बल्कि उसने दूसरों को दिया है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? ये ड्रग्स उसके पास मिला और वह खुद नहीं लेती, दूसरों को देती है। इसका क्या मतलब? वह क्या तुम्हें स्मगलर दिख रही है? काव्या को समझने में देरी नहीं लगा कि राहुल गलत ट्रैक पर जा रहा है। वह उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, राहुल, मैंने खुद अपनी आंखों से मोनिका को उस ठंडई में ड्रग्स मिलाते हुए देखी हूँ। और वह ग्लास किसका था पता है तुम्हें? किसका? राहुल तुरंत पूछा, मन्नत भाभी का। और जब मेरी मोनिका के साथ इस बात पर बहस हुआ तो उसने खुद बताया कि वह युग भाई के बच्चे के मारना चाहती है। राहुल को अपनी बहन के बारे में यह सब सुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह तुरंत कहा, क्या मोनिका ने खुद तुमसे कहा कि यह ड्रग्स वह खरीद कर लाई है? क्या उसने खुद कहा कि वह युग के बच्चे को मारना चाहती है? बोलो काव्या। जो सुन काव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दी। यह देख राहुल ने अपना मोबाइल लिया और मोनिका को फ़ोन लगाया। दूसरे कमरे में मोनिका थी और वह अपने भाई का कॉल देखकर कॉल रिसीव की तो राहुल ने उसे अपने कमरे में आने के लिए कहा। अब तो मोनिका डर गई। उसे अब घबराहट होने लगा, क्योंकि उसके भाई की आवाज़ से ही उसे समझ गया कि काव्या ने सब कुछ उसके भाई को बता दिया है। वह डरते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और राहुल के कमरे के पास पहुंची। धीरे से दरवाज़ा खटखटाई तो अंदर से राहुल ने तुरंत दरवाज़ा खोला और मोनिका अंदर गई तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। राहुल इस वक्त बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह वक्त ही कुछ ऐसा थी जो
सुनकर कोई भी परेशान हो जाएगा। और राहुल वह डब्बी हाथ में लिए मोनिका के सामने किया और कहा, यह देख तुम्हें कुछ याद आया? क्योंकि काव्या का कहना है कि यह तुम्हारा है और तुमने युग के बच्चे को मारने का बंदोबस्त किया था। यह सुन मोनिका तो थर थर काँपने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या बोले, पर उसका दिमाग तुरंत चल गया। वह इतनी शातिर थी कि और झूठ बोलते हुए बोली, भाई यह मेरा नहीं है, मैंने इसे नहीं जानती। और आप क्या कह रहे हैं भाभी, कि मैं युग के बच्चे को मारना चाहती हूँ? काव्या, भाभी भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? मोनिका को इस तरह झूठ बोलता देख काव्या तो परेशान हो गई, क्योंकि उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं कि मोनिका इतनी बड़ी झूठ बोल सकती है, क्योंकि ऐसा कभी दिन आया नहीं कि उनमें कभी बहसबाजी हुआ हो। पर आज मोनिका की हकीकत उसके सामने आ गई थी और यह बात सिर्फ और सिर्फ काव्या के ही सामने आया था। अगर यह सच्चाई कोई और बताता तो भला काव्या भी यकीन नहीं करती, पर उसने अपनी आँखों से देखी। और जब उन दोनों में बहस हुआ तो मोनिका एग्री भी की कि वह युग के बच्चे को मारने का प्लान बना रखी है। बल्कि उसने एक बार नहीं, कई दफ़ा उसने बच्चे को मारने का प्लान बनाई थी, पर अब सरासर वह झूठ बोल रही है। जो देख काव्या की तो बोलती ही बंद हो गया। काव्या तुरंत चिल्लाते हुए बोली, मोनिका तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मैंने तुम्हें कल रंगे हाथ नहीं पकड़ी? और तुमने भी तो कबूल किया कि तुम युग को पसंद करती हो और मन्नत भाभी से नफरत। इसलिए तो तुम भाभी का मिसकैरेज करने के लिए तरह तरह के प्लान बना रही हो। अब तुम राहुल के सामने झूठ बोलने लगी। मोनिका के पास झूठ बोलने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। वह सच बोलकर खुद को बुरा थोड़ी ना साबित कर सकती, इसलिए वह रोते हुए बोली, भाई पता नहीं भाभी को क्या हो गया, क्यों मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। प्लीज़ अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। शायद मेरे यहाँ रहने से इन्हें कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे घर की चाबी दे दीजिए, मैं वहीं चली जाऊँगी। मैं अब वहाँ जाकर रहूँगी, तो अब मुझे चले जाना चाहिए, वरना आप बहुत बिगड़ सकती हैं। मोनिका का इस तरह गलतफहमी फैलाता देख काव्या ताली बजाती हुई बोली, ओ कम ऑन मोनिका, तुम तो बहुत शातिर निकली। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मोनिका हो। इतनी झूठ पर कैसे बोल सकती हो? कैसे कर रही हो तुम? ये झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहती हो? देखो अभी भी बात नहीं बिगड़ा और किसी को पता नहीं चलेगा, पर तुम राहुल को एक बार सच सच बता दो। राहुल ने जैसे देखा कि काव्या उसकी बहन के ऊपर ढेर सारे इल्ज़ाम लगा रही है, तो वह एकदम से उसके पास आया और दांत पीसते कहा, काव्या बस भी करो। जब वह कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया, तो तुम कौन होती हो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने वाली? बोलो। और तुम पहली बार उसके साथ ऐसा कर रही हो। आज तक तो तुम दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पर आज तुम लोग इस तरह लड़ रही हो, बताओ। यह कोई छोटी बात नहीं थी, सच में बहुत बड़ी बात थी। वहीं रोमा मोनिका के कमरे में गई तो देखी उसका दरवाज़ा बंद है और मोनिका ने कोई अंदर से आवाज़ नहीं दी। तो उसके बाद वह काव्या और राहुल के कमरे के पास पहुंची। दरवाज़ा खटखटाई तो राहुल ने दरवाज़ा खोला तो रोमा ने कहा कि नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बड़ी मैडम आप सभी को बुला रही हैं। राहुल ने कहा कि उन्हें कह दो हम आ रहे हैं। रोमा के जाते ही वापस उन तीनों में बहस चालू हो गया। राहुल को भी काव्या के ऊपर गुस्सा आया कि वह उसकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। नीचे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। यह तीनों अभी तक नीचे नहीं आ रहे और नीचे रोमा आकर बता दे कि राहुल के कमरे में मोनिका है। उन तीनों के बीच में कुछ तो बातें चल रहा है, जिसके चलते किसी ने वापस कुछ कहा नहीं। वहीं काव्या सफाई देते जा रही थी, बल्कि वह जो अपनी आँखों से देखी और मोनिका को
कबूली थी वह बताया रही थी। तो वहीं मोनिका अपनी गलती मानने को जरा भी तैयार नहीं। करीब और आधे घंटे तक उनकी बहस चलता ही रहा और मोनिका लगातार रो रही थी, कह रही थी कि उसे अब यहाँ नहीं रहना, उसे अब अपने घर जाना है। राहुल को भी अपनी बहन के लिए बुरा लगा तो वह तुरंत मान गया और कहा, तुम पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आज राहुल अपनी बीवी और बहन के बीच में फंस गया था। राहुल का यह डिसीजन लेता देख काव्या को बहुत बुरा लगा। वह नहीं चाहती थी कि मोनिका यहाँ से जाए, बल्कि वह यह चाहती थी कि राहुल को सच्चाई पता चले और वह अपनी बहन को समझाए कि जो वह कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं है। पर यहाँ तो सिचुएशन ही सब खराब हो गया। अब तो वही बुरी बन गई थी। काव्या 10 मिनट के बाद राहुल के कमरे से बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए बिना किसी के तरफ देखे ही मेंशन से बाहर निकल गया और उसका इस तरह से बाहर जाता सभी लोग उसे देखने लगे और सबका एक ही सवाल था कि राहुल बिना ब्रेकफास्ट किए बाहर क्यों चला गया। तो वहीं उसके पीछे पीछे काव्या भी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और वह भी डाइनिंग टेबल पर जाने के बजाय मेंशन से बाहर निकली। पर मोनिका अभी तक नहीं आई थी, वह तो अपना पैकिंग करने लगी। जो सबका रिएक्शन था वही रिएक्शन युग का भी था। मीरा जी भी कुछ पता लगा पाती कि उसके पहले मोनिका अपना सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। अब तो मीरा जी और मन्नत सभी लोग चेयर पर से उठ गई। मन्नत तेजी से मोनिका के सामने आई और बोली, मोनिका क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? और काव्या, राहुल भाई वे सब कहाँ गए? मोनिका मन्नत के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जो देख मोनिका मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें जो कुछ जानना है तो काव्या और भाई से ही पूछ लेना, मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है। इधर बाहर राहुल कार में आकर बैठ गया तो वहीं काव्या कार के पास आकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, राहुल तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, बल्कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि मोनिका यहाँ ना रहे। तुम बिना सच्चाई जाने ही यहाँ से जा रहे हो। मोनिका अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई और काव्या की नज़र जैसे मोनिका पर गया तो वह हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी। उसका बिल्कुल भी मन ऐसा नहीं था कि मोनिका यहाँ से जाए और अब यह बात तो इतनी बढ़ गई कि अब तो घर वालों को भी पता चल जाएगा कि तीनों के बीच में क्या चल रहा है। और सचमुच वही हुआ। पीछे से मन्नत, मीरा जी, यहाँ तक कि युग भी उठकर आया। तब तक मोनिका अपना सूटकेस कार में अंदर रखी और राहुल के पास जाकर बैठ गई। राहुल बिना किसी को जवाब दिए ही कार स्टार्ट किया और वहाँ से चला गया। काव्या की आंखों में हल्का पानी आ गया था। वह रोना बहुत चाहती थी, पर उसने अपनी फैमिली वालों को देख ली और अपने आप को बहुत कंट्रोल की। तब तक मन्नत उसके पास आकर बोली, काव्या क्या बात है, क्या हुआ? और ये मोनिका अपना बैग लेकर कहाँ गई? और राहुल भाई सब ठीक तो है? तुम कुछ बता नहीं रही हो और तुम बहुत परेशान लग रही हो। काव्या कुछ भी बोल नहीं रही थी, क्योंकि बताए तो क्या बताए, कहाँ से स्टार्ट करे। तब तक मीरा जी भी परेशान होते हुए काव्या से पूछने लगी। वहीं युग समझने की कोशिश करने में लगा, पर वह कुछ बोला नहीं और ना ही कुछ पूछा। काव्या सभी की तरफ देख बोली, आप सब परेशान मत होइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना बोल काव्या मेंशन के अंदर जाने लगी। उसको इस तरह जाता देख मीरा जी, मन्नत भी परेशान होने लगी। मन्नत तुरंत युग के पास गई और बोली, युग तुम राहुल भाई से बात करो, क्या बात है? तीनों के चेहरे पर परेशानी तो साफ दिखाई दे रहा है, पर तीनों कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मीरा जी भी मेंशन के अंदर आ गई। मन्नत का इतना कहना कि युग अपना सिर हिलाया और उसे अंदर जाने के लिए कहा और खुद शेरा के साथ कार में बैठ गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।